दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेट्रो डॉलर और सऊदी अरब के एंटी डॉलराइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। 3 अगस्त 2022 को सऊदी अरब की कंपनी आर्मिको और चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉर्पोरेशन साइनोपेक एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके मुताबिक दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बहुत ही कीन लेवल पर सपोर्ट करेंगे। इसी एग्रीमेंट में ये भी तय हुआ कि जल्द ही सऊदी अरब चाइना को डॉलर की बजाय चाइनीज युआन में पेट्रोल बेचेगा। और 5 अक्टूबर 2022 को अमेरिका के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद ओपेक ने अपनी दिल्ली की ऑयल प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल पर डे कम करने का ऐलान कर दिया। इस प्रोडक्शन को कम करने का मकसद था ऑयल की प्राइसेस को इंक्रीज करना, जिसका सबसे ज्यादा फायदा रशिया को होने वाला है। इन दोनों वाकयात ने वाशिंगटन को हिला कर रख दिया था, जिसके बाद अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशंस इस वक्त शदीद तनाव का शिकार हैं। सऊदी अरब ने पहले ही रशिया यूक्रेन की जंग में ओपनली रशिया को सपोर्ट किया है और इस पर जलती पर तेल का काम किया सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, जिसने कहा कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ सारे पार्टनर्स की तरह सिर्फ एक पार्टनर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसके बाद अगर हम ये कहें कि इन दोनों ममालिक के एक दूसरे के साथ रिलेशन बहुत बड़े लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो वो गलत ना होगा। किसी जमाने में एक दूसरे के बहुत करीब समझे जाने वाले ये दोनों ममालिक आज एक दूसरे से इतना दूर क्यों हो गए? पिछले 60 से 70 सालों में अमेरिकन डॉलर को इस मुकाम तक पहुंचाने वाला सऊदी अरब अब इसी डॉलर को तबाह करना क्यों चाहता है? और सऊदी अरब के इस डिसीजन का अमेरिका और दूसरे ममालिक पर क्या असर पड़ने वाला है? आइए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशंस की बुनियाद 1933 से बनी, जब सऊदी किंग अब्दुल अजीज ने अमेरिकन कंपनी स्टैंडर्ड को सऊदी अरब में तेल तलाश करने और इसको निकालने की इजाजत दे दी। इसी जमाने में सऊदी अरब के हालात काफी खराब थे। हर तरफ सहरा, ऊंट और सिर्फ टेंट ही टेंट नजर आते थे। इसके बाद 1938 में सऊदी अरब में तेल के बहुत बड़े रिजर्व्स दरियाफ्त हो गए और इस रेगिस्तान की तकदीर बदलने का आगाज हो गया। 1944 में सऊदी अरब ने अमेरिका को दहरान में एक एयरफील्ड बनाने की इजाजत भी दे दी। बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ लैंड लीज एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके नतीजे में सऊदी अरब ने अमेरिका से बहुत सारे हथियार उधार पर खरीदना शुरू कर दिए। 1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने और सऊदी किंग इब्ने सऊद ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें सऊदी अरब बहुत ही कम प्राइस पर सऊदी अरब को डॉलर में तेल देगा। बदले में अमेरिका सऊदी किंगडम को एक्सटर्नल दुश्मनों से प्रोटेक्ट करेगा और यहीं से इस पेट्रो डॉलर टर्म का आगाज हुआ। इस एग्रीमेंट के बाद दोनों ममालिक की दोस्ती बहुत मजबूत हो गई। सऊदी अरब अमेरिका को सस्ते दामों तेल दे रहा था और बदले में अमेरिका सऊदी अरब को बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार बेच रहा था। इसके साथ साथ सऊदी अरब को दूसरे दुश्मनों से भी प्रोटेक्ट कर रहा था। तो फिर आखिर खराबी किस जगह पर आई? दरअसल सऊदी अरब ने बाकी गल्फ कंट्रीज की निस्बत एक बहुत बड़ी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन की है। फॉर एग्जांपल, तमाम गल्फ कंट्रीज में अमेरिका की बेसिस हैं, जबकि बहरीन में अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा बहरी बेड़ा भी है। कुवैत में अमेरिका की 8 बेसिस हैं, जिसमें हर वक्त हजारों फौजी मौजूद होते हैं। गल्फ की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस कतर में है, जिसे अल उदैद एयरबेस कहा जाता है, जो अमेरिकन सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है, जहां से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के रीजन पर नजर रखता है। अब दूसरी तरफ सऊदी अरब को इस बात पर काफी रिजर्वेशंस थी कि अमेरिका के फौजी या इसकी बेसिस परमानेंटली तौर पर इसकी सरजमीन पर हों। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1990 में होने वाली गल्फ वार है, जिसमें बहुत मुश्किल से किंग फहद ने अमेरिकन फौजियों को सऊदी अरब की जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। इवन 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब भी अमेरिका को सऊदी अरब से किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई थी। और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन ऑयल एम्बार्गोज को मेंशन करना, जो 1967 में सऊदी अरब ने अमेरिका पर लगाया था। बेसिकली 1967 को तमाम अरब ममालिक ने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया था कि वो अमेरिका और यूके को इसराइल को सपोर्ट करने पर ऑयल नहीं देंगे। ऐसा ही डिसीजन 1973 में ओपेक कंट्रीज ने अमेरिका के खिलाफ लिया था और इसमें एक साल में 1973 से 1974 के दरमियान अमेरिका की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी हैवीली गल्फ कंट्रीज से आने वाले ऑयल पर डिपेंडेंट थी। तो इस पर देखा जाए तो सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशंस आपस में शुरू से ही गिव एंड टेक की बेसिस पर चलते आए हैं और इसलिए मैंने कहा था कि सऊदी अरब ने हमेशा एक बड़ी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी है। जहां पर भी इसे अमेरिका के किसी भी एक्शन पर एतराज हो तो सऊदी अरब ने बड़ा ओपनली इसका इजहार किया है। तो इस तरह इन शॉर्ट्स ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल वाला रिलेशनशिप रहा है। और अब हम देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और क्या हो रहा है। इन सब का
आगे नतीजा क्या होने वाला है। इस रिलेशनशिप में खराबी आना शुरू हुई 2014 के बाद, जब बराक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत शुरू की। असल में 2014 में जब ये बातचीत शुरू हुई तो सऊदी अरब को ये लगा कि अमेरिका ने सऊदी अरब को कई साल तक इस्तेमाल किया है और अब खुद से इससे डील करने जा रहा है। सऊदी अरब की नजर में अमेरिका डबल गेम खेल रहा था। एक तरफ तो वो ईरान के साथ डील कर रहे थे, दूसरी तरफ वो सऊदी अरब से अनकंडीशनल सपोर्ट की भी डिमांड कर रहे थे। इन्हीं खराब होते रिलेशन की आग को जो बाइडेन ने मजीद भड़का दिया जब उसने जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल में सऊदी क्राउन प्रिंस को डायरेक्टली कसूरवार ठहराते हुए काफी क्रिटिसाइज किया। अब सऊदी अरब में पिछले कई साल से डायनामिक्स काफी चेंज हो चुके हैं और इसकी वजह है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान को एक अनट्रेडिशनल और रेवोल्यूशनरी लीडर कहा जाता है क्योंकि ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो इससे पहले किसी सऊदी लीडर ने नहीं लिए, चाहे वो 2019 में शुरू होने वाली एंटी करप्शन मूवमेंट हो जिसमें बहुत सारे सऊदी बिलियनर्स को अरेस्ट किया गया हो, या औरतों के ड्राइविंग की इजाजत देने वाली रिफॉर्म्स हो, या विजन 2030 के मास्टर प्लान्स हो। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को बड़ी तेजी से सोशल लिबरलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि असल में सऊदी अरब की 65% से ज्यादा पॉपुलेशन 35 साल से कम लोगों की है। सारे लोग बहुत हाईली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आदी हैं। सो बेसिकली सऊदी अरब के बाशिंदों के लिए दो तरह की जॉब्स होती हैं, या तो ऑयल इंडस्ट्रीज में काम करना या फिर वो अपनी गवर्नमेंट के लिए काम करना। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सऊदी अरब की पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है और इस हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मोहम्मद बिन सलमान इस मसले को हल करना चाहते हैं, इसलिए ये ड्रास्टिक रिफॉर्म्स और 2030 विजन जैसे प्लान्स बनाए जा रहे हैं, मगर इन प्लान्स को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा दरकार है। इस मद में पिछले कई साल सऊदी अरब के लिए बहुत टफ रहे हैं। असल में 2015 से 2020 तक ऑयल की प्राइसेस बहुत तेजी से गिरी हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब को अपने काफी सारे कैश रिजर्व्स इस्तेमाल करना पड़े हैं। लेकिन अब पिछले कई महीनों से ऑयल की प्राइसेस बहुत तेजी से दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है रशिया और यूक्रेन की वार। इस जंग के बाद एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आया क्योंकि रशिया ने बहुत सारे कंट्रीज को अपनी गैस और ऑयल की सप्लाई बंद कर दी है और कुछ कंट्रीज ने खुद रशिया पर बैन लगा दिया है। और इस पॉइंट पर अमेरिका ये उम्मीद कर रहा था कि सऊदी अरब इन ममालिक की जरूरियात को पूरा करने के लिए अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा देगा, मगर इसने ऐसा कुछ ना किया, जिसके चलते इसकी ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और ऑयल की प्रोडक्शन ऑलरेडी कम थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब के ऑयल की प्राइस डबल से भी ज्यादा बढ़ गई और सऊदी कंपनी आर्मिको के शेयर्स की प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज में एप्पल से भी ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। इसी तरह अगर आने वाले 3 से 4 साल रशिया पर पाबंदियां लगी रही तो ये 3 से 4 साल सऊदी अरब के लिए बहुत फायदे में जाएंगे। अब प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। असल मसला ये है कि सऊदी अरब अब तेल को डॉलर के बजाय चाइनीज युआन में बेचने की बातचीत कर रहा है। ये बात रशिया यूक्रेन की जंग से पहले ही बहुत सारे ममालिक में ये बातचीत चल रही थी कि डॉलर के बजाय लोकल करेंसी में तेल की खरीदो फरोख्त की जाए। जैसे आप सब जानते हैं कि ईरान पर अमेरिका ने बहुत सारी सैंक्शंस लगा रखी हैं। इसके चलते सऊदी अरब पहले से ही ये जानता है कि ऑयल को किसी दूसरी करेंसी में ट्रेड किया जाए और ब्रिक कंट्रीज जिनमें इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, पहले ही डॉलर के अल्टरनेट करेंसी इस्तेमाल करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और इसके बाद आता है चाइना, जिसके पास ऑलरेडी $1 ट्रिलियन का ट्रेजरी डेट है और तकरीबन 3000 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। अब क्या चाइना इन $1 ट्रिलियन को कुर्बान करके अमेरिकन डॉलर को तबाह कर सकता है? बेसिकली इस डी डॉलराइजेशन में चाइना और रशिया को जिस मुल्क की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है सऊदी अरब, और असल में पेट्रो डॉलर की टर्म बनी ही सऊदी अरब की वजह से, क्योंकि सऊदी अरब डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में ट्रेड ही नहीं करता था। लेकिन अब सब कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा है। अभी अक्टूबर 2022 में चाइना और सऊदी अरब में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। अगर इस पर अमल होकर सऊदी अरब ने पेट्रोल डॉलर के बजाय चाइनीज युआन में सेल करना शुरू कर दिया तो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से हिल कर रह जाएगी। डॉलर अपनी वैल्यू बहुत बुरी तरह से खो देगा और अमेरिका की स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। यहाँ पर एक खास बात को मद्देनजर रखते हुए कि इस पर अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा। अमेरिका में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इतना पसंद नहीं किया जाता क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के मालिक हैं और अमेरिका को इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि अमेरिका के वार्निंग के बावजूद मोहम्मद बिन सलमान ने यमन की वार में पार्टिसिपेट किया, जमाल खशोगी के कत्ल और बहुत सारे ओकेजन्स पर अमेरिका को काफी दफा ऑयल पॉलिसीज की वजह से ब्लैकमेल कर चुका है। इवन 2017 में साइलेंट को के जरिए एक्स क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ को रास्ते से हटाया गया
کیونکہ اس کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات وہ امریکہ کے لیے آلریڈی ریڈ فلیگ کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بعد امریکہ میں سعودی عرب کے خلاف بہت سخت آوازیں اٹھنا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ کئی سینیٹرز یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سعودی عرب کے ساتھ سارے ملٹری الائنس تب تک فریز کر دیے جائیں جب تک وہ آئل کی پروڈکشن نہیں بڑھاتا، اور ان کے سعودی عرب نے ڈالر کے بجائے اگر چائنیز یوان میں پیٹرول بیچنا شروع کیا تو اس پر سخت سینکشنز لگائی۔ اب اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ محمد بن سلمان کا ایٹیٹیوڈ امریکہ کے خلاف اتنا چینج کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے ایک بڑی انٹرسٹنگ وجہ ہے۔ اصل میں پچھلے 20 سالوں سے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کو اب سعودی عرب کے تیل کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کی ٹوٹل آئل پروڈکشن کا صرف 5% امریکہ کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور باقی 95% تیل جاتا ہے چائنا، ساؤتھ کوریا، تائیوان، پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک میں۔ اسی وجہ سے اب امریکہ کی پریفرنسز بھی تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس نے میڈل ایسٹ کو امپورٹنس دینا بھی کم کر دیا ہے۔ اسی تبدیلی کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے دنیا کا پیٹرول کار سے الیکٹرک کار کی طرف شفٹ ہونا، جس کا صدر جو بائیڈن پہلے سے ہی یہ ٹارگٹ دے چکے ہیں کہ 2030 تک تقریباً 50% کاریں الیکٹرک ہو جائیں۔ اس کے چلتے سعودی عرب بھی یہ چینج آتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور اسی لیے اس کی فورن پالیسی میں ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے۔ لیکن کیا سعودی عرب کے لیے امریکہ سے جان چھڑوانا اتنا آسان کام ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ سب سے پہلے تو سعودی عرب کا بہت سارا پیسہ امریکہ میں پڑا ہوا ہے، جو تقریباً $800 بلین بنتے ہیں، اور اگر امریکہ چاہے تو یہ سارا پیسہ فریز کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر سعودی عرب امریکہ سے وہ تمام پیسہ نکال لے تو امریکہ کو بھی ٹھیک ٹھاک اس کا نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے، لیکن ابھی تو فی الحال سعودی عرب کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ اتنے سارے پیسے شفٹ کر سکے۔ دوسری بات، سعودی عرب کا دفاعی نظام بہت حد تک امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ 2015 سے 2019 کے درمیان سعودی عرب کی ٹوٹل ملٹری پرچیز کا تقریباً 73% امریکہ سے خریدا گیا۔ 2008 سے 2020 تک سعودی عرب تقریباً $145 بلین کے امریکن ہتھیار خرید چکا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ سعودی عرب کو بھی کوئی تو ایسا ملک چاہیے جہاں سے وہ امریکہ جیسی ٹیکنالوجی اور کم پرائسز پر ہتھیار خرید سکے۔ رشیا یوکرین وار نے سعودی عرب کو اپنی فورن پالیسی کو ری اسیس کرنے کا موقع ضرور دیا ہے، اور ایک بات تو کنفرم ہے کہ ہم لوگ بہت جلد انٹرنیشنل لیول پر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھنے والے ہیں۔ نئی دوستیاں، نئے بلاکس بننے جا رہے ہیں، پاور ڈائنامکس شفٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو یہ ہر 100 سے 150 سال کے بعد یہ تبدیلی ہوتی ہوئی دکھائی دی گئی ہے۔ آنے والے وقت میں ہم دنیا کو ایک الگ ہی نظر سے دیکھیں گے۔ آپ کا ان سب صورتحال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔